Good morning students, I am Vinit Uttam, your SST teacher, and today we will discuss about the chapter number 4 of geography, composition and the structure of the atmosphere. In this chapter we will discuss about the origin of the atmosphere, structure of the atmosphere, general circulation of the atmosphere, impact of the atmosphere. It means we will discuss about all the activities, all the components of the atmosphere. And students, this is a very small chapter, so we will finish in the one video only. So start. The term atmosphere is the compound word of the atmos meaning air and sphere denoting the realm of the earth. मतलब ये जो एटमॉस्फेयर वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला एटमॉस जिसका मतलब होता है एयर मतलब हवा, और दूसरा है स्फीयर। स्फीयर मतलब पृथ्वी के आसपास का जो क्षेत्र है, जो स्पेस होता है, उसको बोला जाता है। इसी को हम लोग ये मान लीजिए कि इसी से हम लोग जान जाते हैं कि ये एटमॉस्फेयर किसे कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे ओरिजिनेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर का जो ओरिजिन है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए होता क्या है कि जो वॉल्केनिक इरेक्शंस होते हैं, वॉल्केनिक इरेक्शंस के कारण बहुत सारी गैसेस बाहर निकल के आती हैं, और ये जो गैसेस बाहर निकल कर आती हैं ये क्या होती हैं, मतलब स्पेस पे गैसेस निकल कर आती हैं, और ये जो गैसेस होती हैं ये अपने आसपास एक लेयर अपने सराउंडिंग पे एक लेयर फॉर्म करती हैं। क्या बनाती हैं? एक लेयर बना देती हैं। किसके? अर्थ के सराउंड, मतलब कि जो हमारी पृथ्वी है उसके आसपास एक एटमॉस्फेयर बना देती हैं। अब ये जो गैसेस होती हैं इनमें बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया, और भी जो गैसेस होती हैं, एलिमेंट्स होती हैं लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें उनमें ऑलरेडी मिक्स्ड होती हैं। अब ये होता क्या है कि ये जो पृथ्वी का सरफेस होता है, उस सरफेस के क्लोज मतलब सरफेस के पास ही वो लोग क्या करती हैं, एक एटमॉस्फेयर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मतलब कि वो एक पृथ्वी के पास ही एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती हैं। अब बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन मतलब एयर के कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। एयर के कंपोजिशन, देखिए जो एयर होती है ना उसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स होती है, लेकिन मेनली जो अगर आप देखा जाए तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 78.3% नाइट्रोजन अप्रॉक्सिमेटली उसमें पाई जाती है। जैसे अगर हम लोग ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो 20.99, इसीलिए कहीं कहीं आपको 21% भी लिखा मिल जाता है, बट 20.99 ठीक है परसेंट ऑक्सीजन पाई जाती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% पाई जाती है, और इसके अलावा अदर गैसेस 0.9% में अलग गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि आपका हीलियम वगैरह की इस तरीके की गैसेस उसमें मिक्स होती हैं। अब बात ये करते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर पे जो एयर है, जिसमें हम लोगों ने अभी जिसकी कंपोजिशन के बारे में बात किया, इस एयर में गैसेस के अलावा जो एटमॉस्फेयर का लोअर पार्ट होता है जिसमें वाटर वेपर्स और डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, ये भी उसमें इंक्लूड होते हैं। लगभग अगर हम अपने सरफेस की बात करें तो लगभग 12% के आसपास वो 12% क्या होगा, 12 किलोमीटर की रेंज में ये चीज़ें पाई जाती हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या है एयर की, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफरेंट गैसेस के, तो वही होते हैं जो कि चारों तरफ मूव कर रहे होते हैं। अब ये जो मूवमेंट्स होता है, इसी मूवमेंट्स को अगर हम लोग कहें तो हम लोग महसूस करते हैं। हवा क्या है, हवा को तो हम लोग महसूस ही करते हैं ना, वो दिखती तो है नहीं। अच्छा एयर जो होती है वो
वो टेस्टलेस भी होती है, मतलब कि उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। अब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर की जो लेयर बनी हुई है, लेयर में जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका है, उसका जो फोर्स होता है, जो प्रेशर होता है, जो अर्थ के सरफेस में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये जो सरफेस होता है इसमें सबसे ज़्यादा होता है, और इसको मेज़र करने के लिए जो इसकी यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एमबी, मतलब मिली बार्स। क्या बोलते हैं? मिली बार्स, वो उसकी यूनिट है जिससे हम लोग एयर के प्रेशर को मेज़र करते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स स्प्रेड्स अपार्ट द फर्दर एंड राइज व्हेन द टेम्परेचर राइज। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब सूरज की गर्मी की वजह से या अन्य किसी कारण से जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं? स्प्रेड होने लगते हैं। क्या होते हैं? फैलने लगते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। अब ये जो एयर होती है, जब ये हॉरिजॉन्टली फॉर्म में मूव कर रही होती है, कैसे? जब हॉरिजॉन्टली फॉर्म में एयर मूव कर रही होती है, तो इसी एयर के मूवमेंट को विंड कहा जाता है। हम लोग क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। ठीक है ना? अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में, मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब आप लोग इसको देखेंगे तो देखिए, इसको हम लोग 5 मेजर लेयर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ना? कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फियर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? ट्रोपोस्फियर के बारे में। ट्रोपोस्फियर ये सबसे लोवेस्ट लेयर होती है, और इसकी जो हाइट होती है वो एवरेज अगर निकाली जाए, क्योंकि ये अलग अलग होती है। इक्वेटर पे 16 किलोमीटर तक होती है और पोल्स में 8 किलोमीटर तक होती है। मतलब कि अगर पोल्स में देखा जाए तो 8 किलोमीटर की हाइट पे रहती है, और अगर हम लोग इस इक्वेटर पे देखेंगे, मतलब 0 डिग्री पे, तो वहाँ पर 16 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं? इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। और ये जो वेदर एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक स्टॉर्म, रेन, स्नो एंड क्लाउड फॉर्मेशन, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब इन सब चीज़ों के फॉर्मेशन में इसका रोल होता है। आपके ये किस लेयर पे होती है? ये सब ट्रोपोस्फियर में होता है। ठीक है ना? अब क्या आगे देखते हैं कि ये जो लेयर होती है, ये एक ऐसी लेयर है जो लाइफ सपोर्टिंग होती है। मतलब कि पृथ्वी पर अगर अर्थ पे अगर किसी को सरवाइव करना है, तो जो ये लेयर है इसी पे वो सरवाइव कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक, अब इसके बाद इसके आगे हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटोस्फियर के बारे में। ये ये जो स्ट्रेटोस्फियर होती है, ये लगभग 18 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बीच में होती है। एटमॉस्फेयर इज द ऑलवेज क्लियर एंड ड्राई। ये जो स्ट्रेटोस्फियर होती है ये हमेशा क्या होती है? क्लियर होती है, मतलब साफ होती है और सूखी हुई होती है। ठीक है ना? अब ये जो लेयर होती है, इसी लेयर पे ये जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं या जेट प्लेन्स होते हैं, ये सारे इसी लेयर पे क्या होते हैं? फ्लाई होते हैं। क्या होते हैं? फ्लाई होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं मेसोस्फियर के बारे में। तो मेसोस्फियर की जो हाइट होती है, जो रेंज होती है, वो 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की रेंज होती है। और इसमें जो टेम्परेचर होता है ये लगभग -100 डिग्री का टेम्परेचर होता है। ये सबसे कोल्डेस्ट जोन माना जाता है एटमॉस्फेयर का। सबसे कोल्डेस्ट जोन माना जाता है एटमॉस्फेयर का। अब आप समझ सकते हैं कि -0 डिग्री टेम्परेचर पे तो जो वाटर है वो आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो -100 डिग्री टेम्परेचर में आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होती है। जैसे आप अगर लद्दाख के एरिया चले गए तो वहाँ -40 डिग्री में ही
आप जानते हैं कैसे सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होती है। आगे बात करते हैं। कोल्ड क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग द सोलर हीटिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। मतलब कि जो सोलर एनर्जी वहाँ पर होती है वो कम हो जाती है, सोलर हीटिंग कम हो जाती है, गर्मी वहाँ पर उष्मा कम हो जाती है, तो इस वजह से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका एमिशन कम हो जाता है, इसीलिए वो जो एरिया है वो क्या हो जाता है? ठंडा। The zone between the mesosphere and the thermosphere, from where the temperature starts increasing again is called the mesosphere. अब ये जो मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसको क्या कहा जाता है? मेसोपॉज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मेसोपॉज कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर, ये जो मेसोपॉज होता है, ये मेसोपॉज के अपर लेयर होती है, मेसोपॉज की अपर लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फीयर। ठीक है ना। अब ये जो थर्मोस्फीयर होती है इसमें बहुत हाई टेम्परेचर होता है, थर्मोस्फीयर जोन पे बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है। इसके पहले हम लोग देखे थे तो बहुत लो टेम्परेचर था, -100 डिग्री का टेम्परेचर था। ये जो लेयर जा रही है आपकी, ये बहुत हाई टेम्परेचर लेयर होती है। ठीक है ना, मतलब इस जोन पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है। द लोअर पोर्शन ऑफ द थर्मोस्फीयर बिटवीन द 100 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर इज नोन एज द लोनोस्फीयर। मतलब कि ये जो इसका लोअर पोर्शन होता है जो कि 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच का होता है, 100 टू 400 किलोमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं लोनोस्फीयर। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट कंटेन्स द इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयन। मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आयंस। आयंस वगैरह आपको साइंस वाले सर ने केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा। इसी लेयर की वजह से जो हमारे रेडियो सिग्नल्स वेव होती हैं वो पृथ्वी पर वापस पहुंचती है। ये जो हम लोग आपके रेडियो, आकाशवाणी और इस तरीके की चीज़ें जो सुनते हैं, इसी वजह से हो पाता है। फिर हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है ना। एटमॉस्फेयर इज द लास्ट लेयर। तो ये सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, और इसका मतलब ग्रेजुअली जो ये आउटर स्पेस से जाके मर्ज कर लेती है। आउटर स्पेस मतलब कि जो बाहरी स्पेस होता है उससे जाके लगभग ये मर्ज करती है। इसकी डेंसिटी के बारे में बात करें तो इसकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत लो होती है। एयर की डेंसिटी वहाँ पर बहुत लो होती है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई हो जाता है। टेम्परेचर रीच अप टू 1650 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1650 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वहाँ पर लगभग होता है। अब ये जो लेयर होती है इसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, जैसे कि हीलियम एंड हाइड्रोजन। ठीक है ना। क्या हो? बहुत सारी गैसेज जैसे हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेज पाई जाती है। अब हम लोग बात करेंगे द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसके बारे में बात करेंगे, द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। The horizontal and the vertical motions of the atmosphere at a global level is called the general circulation of the atmosphere। क्या कहलाता है? जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो मोशन होता है एटमॉस्फेयर में, वो ग्लोबल लेवल पे क्या कहलाता है? जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। अब इसके नीचे बात करेंगे, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, friction and the unequal heating of the surface, the global pressure system gets disturbed। ये जो पृथ्वी है, आपको मैंने आपके क्लास में पढ़ाया है या प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है, मुझे याद नहीं है, उसमें मैंने रोटेशन के बारे में पढ़ाया था। मुझे लगता है आप ही की क्लास में होना चाहिए, जिसमें रोटेशन और रिवोल्यूशन का एक चैप्टर है, या अदर क्लास में भी हो सकता है। उसमें होता क्या है कि जो पृथ्वी होती है हमारी, जो अर्थ होती है, वो क्या करती है? घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो ये जो रोटेशन होता है उसका मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो घूमती है, और जो फ्रिक्शन होता है और जो अनइक्वल हीटिंग, मतलब जो सरफेस पे जो हीटिंग है
वो अनइक्वल होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम होती है। तो इन सब के कारण जो ग्लोबल प्रेशर सिस्टम है ना, वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर का इम्पैक्ट क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये समझिए कि इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, मतलब कि अगर अर्थ की हिस्ट्री के बारे में देखें तो लिथोस्फीयर वाज द फर्स्ट टू फॉर्म फॉलोड बाय हाइड्रोस्फीयर। जो हाइड्रोस्फीयर जो लिथोस्फीयर होता है वो हाइड्रोस्फीयर के द्वारा सबसे पहले क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका एटमॉस्फेयर, और जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो इस कॉन्टेक्ट जोन को क्या बोला जाता है, बायोस्फीयर। मतलब जब ये तीनों स्फीयर्स मिलते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या इसमें और इम्पैक्ट होते हैं। तो एटमॉस्फेयर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदर एंड द क्लाइमेट, मतलब कि जो पृथ्वी में वेदर, मौसम और जो क्लाइमेट के चेंजेस होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। द एटमॉस्फेयर द एटमॉस्फेरिक लेयर एक्ट as shield guard protection from the earth at the ultraviolet रेस। अब ये एटमॉस्फेयर किसका काम करता है, जो सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेस निकल के पृथ्वी पर आती हैं ये उससे हमको प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, बचाता है, शील्ड गार्ड की तरह वर्क करता है। फिर इसके बाद बात करते हैं, इट प्रोटेक्ट्स द वाटर फ्रॉम द स्केपिंग इनटू स्पेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजोनिकल साइकिल। अब ये हाइड्रोजोनिकल साइकिल क्या होता है, ये जो आपकी वाटर साइकिल होती है इसी को हाइड्रोजोनिकल साइकिल कहते हैं। हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है। ठीक है। फिर होता है इट मॉडरेट्स द इम्पैक्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन ऑफ द अर्थ, मतलब कि ये जो सोलर रेडिएशन अर्थ पे पड़ रही होती है इसको क्या करता है, मॉडरेट कर देता है। मॉडरेट करने का मतलब ये होता है कि उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करता है, संतुलित करने की कोशिश करता है। तो इन द कंक्लूजन, अगर इसके कंक्लूजन के बारे में बात करें तो एटमॉस्फेयर मेक द पॉसिबल फॉर द लाइफ फॉर्म्स टू द सर्वाइव ऑन द अर्थ बाय प्रोवाइडिंग द फ्रेश एयर टू ब्रीथ। जो कंक्लूजन के बारे में अगर बात करें तो जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या करता है, पृथ्वी पे लाइफ फॉर्म्स को सर्वाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि ये जो फ्रेश एयर है सांस लेने के लिए वो प्रोवाइड करना, फ्रेश वाटर पीने के लिए प्रोवाइड करना, और सुटेबल क्लाइमेट को बनाना, ये सारे काम एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट में हम लोगों ने पढ़े हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड बट इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, इफ यू हैव एनी क्वेरी, देन यू कैन आस्क मी। टिल देन, बाय बाय।